चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ना चाहते हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा है, पर क्या वो जनरल सीट होगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही मनीष कश्यप के बारे में चर्चा चल रही कि वो बीजेपी छोड़कर जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस चर्चा में कितनी गंभीरता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद जिस तरीके से पीड़िता की मौत हुई पीएमसीएच में और उसके बाद राजनीति शुरू हुई है, तो राजनीतिक चर्चाएं क्या हैं, पार्टियां क्या बोल रही हैं, क्या रुख अपना रही हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो चिराग पासवान के बारे में बात कर लेते हैं। चिराग पासवान के जो बिहार को लेकर सपने हैं वो किसी से छुपे नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। लगातार अपडेट आते रहते हैं कि हाँ वो बिहार लौटेंगे और बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तमाम लोग कहते हैं कि इस बार नहीं, अगली बार उनकी नज़र रहेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार के बाद। पर अब चर्चा ये भी है कि उनकी सीट क्या होगी, कौन सी होगी, और कहा जा रहा है कि वो जनरल सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, कितना दम है इनमें? देखिए, चिराग पासवान खुद आज कह चुके हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो पार्टी की आज्ञा का पालन करूंगा। तो दरअसल ये कहने का एक तरीका होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा एलजेपीआर को उसके कोटे की सीट मिलेगी और वो जिसको जहां से लड़ाना चाहें वो लड़ा सकते हैं। मतलब एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी से भी उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, और पहले जो वहाँ के प्रभारी अरुण भारती हैं, उन्होंने ये कहा कि वो गांव-गांव घूमे, गली गली घूमे, और सब लोगों के तरफ से ये डिमांड है कि चिराग पासवान को अब बिहार में सक्रियता दिखानी चाहिए। चिराग पासवान खुद भी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपना विजन वो बताते हैं, उसके तहत उनको लगता है कि बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ाना उनके लिए जरूरी है। पर देखिए, बहुत सारी बातें राजनीति में कही जाती हैं, उसके मतलब और मकसद अंदर कुछ और छिपे होते हैं। और बहुत अच्छा एक फिलॉसफर ने कहा है कि दरअसल कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय क्या होता है। कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय ये होता है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को जितने बड़े लोगों के इंटरेस्ट से मिला देंगे, आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट आपका है लेकिन आप जरूरत बता देंगे कि ये आवाम की चाह है, और जब आप अपने इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से लोगों के इंटरेस्ट में मिला देंगे, उनकी चाहत में मिला देंगे, तो आप उतने ही सफल राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। तो दरअसल चिराग के भीतर मलाल तो है कि 2005 में उनके पिता मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और पिता केंद्र की राजनीति करते रह गए। चिराग को लगता है कि मुझे अब बिहार की राजनीति करना चाहिए। चिराग को यह भी लगता है कि अगर उनके पिता बिहार की राजनीति कर रहे होते तो आज बिहार की सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही होती। तो दरअसल चिराग बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और अब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की सियासत जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। चुनाव उनके नेतृत्व में जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन कभी भी वो मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। वैसे पार्टी के तरफ से बार बार क्लेम किया जाता है, उनके सुपुत्र क्लेम करते हैं निशांत, कि नहीं, पापा बिल्कुल फिट हैं और अगली बार फिर से लोगों को उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन चिराग पासवान को लग रहा है कि आने वाले दिनों में वैकेंसी है। वो कहते हैं अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि आने वाले समय में वैकेंसी है। अब देखिए, चिराग जनरल सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे इसका मतलब समझिए। दरअसल चिराग को पता है वो गोरे दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, यंग में उनको लेकर के, यंग पॉपुलेशन के बीच में उनको लेकर के एक अट्रैक्शन है, वो चार्मिंग है। तो इन सब वजहों से उनको लगता है कि वो जाति का जो बंधन है उससे बाहर निकलें और सर्वजन हिताय की राजनीति करें। दरअसल इसके पीछे उनकी मंशा है कि दलित और खास तौर पर अपर कास्ट, उनके पिता भी बोला करते थे कि अपर कास्ट से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। चिराग पासवान को आप देख लीजिए कि जो उन्होंने चुनाव लड़ाया है, लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उसमें आप देख लीजिए वीना सिंह अपर कास्ट से आती हैं, ठीक है, राजेश वर्मा
वो भी मेरे ख्याल से ईबीसी से आते होंगे, एक खुद हैं और एक उनके बहनों ही हैं, अरुण भारती। तो ये दोनों तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। वीना सिंह जो चुनाव लड़ी हैं वो राजपूत समाज से आती हैं, और जहां तक अगर आप इनको देखें, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी चौधरी, तो शांभवी चौधरी के हस्बैंड भूमिहार हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दरअसल उन्होंने भूमिहारों को भी साधने का प्रयास किया। उनके पिता जब लोगों को मैदान में उतारते थे तो एक या दो भाई होते थे, एक भाई होते थे, बाकी सब लोग को देख लीजिए तो अपर कास्ट से बेहतर समन्वय वो रखते थे। चिराग पासवान अपर कास्ट दलितों को तो साधना चाहते ही चाहते हैं। जब नीतीश कुमार के बाद वैकेंसी होती है तो उनको लगता है कि कुछ ऐसी जाति जिसका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं मिला है ओबीसी ईबीसी में, उसको भी वो साध सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अभी तक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास कितना परसेंट वोट कहा जाता है? 13 से 14%। अगर चिराग पासवान 14% एक्सीड कर जाते हैं तो एक बड़ा चंक उनके पास तो रहेगा ना, वो जिधर रहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। दरअसल चिराग पासवान का एम उधर ही है, उधर ही वो अपना दिमाग लगाए हुए हैं, और उनको लग रहा है कि बिहार में हमेशा कोई दो पार्टी वाली सिस्टम रहने वाली नहीं है। कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, उनकी ताकत होगी अलग अलग पॉकेट्स में, और वो पार्टी मिलकर के सरकार नहीं बनाएगी तो सरकार बनने वाली नहीं है। चिराग पासवान इस गेम को समझ रहे हैं और इसीलिए वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उनके लिए जनरल सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। दरअसल ज्यादा से ज्यादा जाति को अपने तरफ समेटना चाहते हैं, अपर कास्ट दलित का जोरदार कॉम्बिनेशन बिठाना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मांझी, जीतन राम मांझी भी बूढ़े हो चुके हैं। उनकी राजनीति कितनी बची हुई है? 5 साल और। इससे ज्यादा की राजनीति करना मुझे नहीं लगता उनके लिए आसान होगा, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें। पर जीतन राम मांझी के जो सुपुत्र हैं, क्या वो चिराग की तरह पॉपुलर हैं? नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि चिराग की लोकप्रियता के सामने संतोष मांझी स्टैंड नहीं करते। ऐसे में चिराग को लग रहा है कि एक तो दलित की पॉलिटिक्स की जा सकती है, अपर कास्ट को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं काफी अच्छा बैठ जाता है। और चूंकि अब अपर कास्ट की पॉलिटिक्स के लिए बहुत जगह नहीं है, नीतीश कुमार ने प्रयास जरूर किया है, सवर्ण आयोग बना दिया है, उसका मुखिया बनाया है, एससी कमीशन भी बनाया है, उसमें भी चिराग के बहनोई उसके अध्यक्ष बने हैं, एसटी कमीशन भी बनाया गया। ये सारे कमीशन नीतीश कुमार ने बनाया है। पर चिराग आगे की सोच रहे हैं कि आगे बिहार में क्या होने वाला है, कैसे हमें राजनीति करना है और कैसे कई जातियों को साधना है, किस तरीके से बिहार में वैकेंसी आने वाली है। वो अपनी लोकप्रियता को तमाम नेताओं से कहीं ऊपर देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये बात समझ में आ रही है कि चिराग ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान प्रयोग करेंगे, बाकी प्रयोग सफल कितना होगा वो तो आप लोग जनता तय करेंगे। अब बात करते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप लगातार चर्चा में बने रहे हैं। पहले उनकी पिटाई वाला कांड हुआ, उसके बाद चर्चा में आए, फिर उन्होंने विद्रोह का स्वरूप अपनाया हुआ है, इस वजह से चर्चा में है। पीएमसीएच के बाहर अभी फिर पहुंचे थे, वहां पर गेट पर काफ़ी बातचीत हुई, मीडिया से बातचीत हुई उनकी, उसमें वो रोने भी लगे और धमकाया भी, एक तरीके से चुनौती भी दी अस्पताल प्रशासन को, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। कह दिया मैं कफन बांधकर घर से निकला हूँ, याद रखना मंगल पांडे, मेरे दिल की पुकार तुम्हें ले डूबेगी। तो इस तरह के जो उनका आचार विचार निकल के आ रहा है मनीष कश्यप का, इसको किस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी छोड़ने का मन क्या बना लिया है? देखिए, वो तो साफ दिखाई पड़ता है। आप बीजेपी में ऐसे कौन रह पाएगा जब सीधा वो प्रधानमंत्री पर हमले करेगा? आप इस बात को समझिए, वो बीजेपी में कैसे रह पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा कि पॉलिटिक्स में भावनाओं की जगह नहीं होती। मनीष कश्यप भावुक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो उनका रिएक्शन होता है वो भावनाओं से भरा होता है। सवाल यह है, पॉलिटिक्स में मौका देख करके अपनी बातों को एग्जीक्यूट कराया जाता है, मौके पे बदला लिया जाता है।
पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि अपनों की लाश पर को ही सीढ़ी बना करके राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। तो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स अ डर्टी गेम, लेकिन भाई पॉलिटिक्स ही तो हर चीज डिसाइड करता है। देश का दशा दिशा क्या होगा, राज्य का दशा दिशा क्या होगा। मनीष कश्यप जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से गलत है। मनीष कश्यप ने आवाज उठाई पीएमसीएच में तमाम खराबियों की वजह से। मनीष कश्यप की आवाज यह है कि भाई बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है। मंगल पांडे कई सालों से मंत्री हैं, तो हेल्थ के लिए क्या कुछ किया गया, ये तो जेन्युइन सवाल है। पर बड़ा सवाल ये है कि पॉलिटिशियन उधर ध्यान ही नहीं देते, जिस वजह से उनका वोट प्रभावित ना होता हो। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की क्या जरूरत है जब जाति के नाम पर वोट मिलता है, जब जाति समीकरण को जोड़ करके आप जीत जाते हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। अब पीएमसीएच की दुर्दशा है तो उसके लिए डॉक्टर तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी अगर तय करती जनता तो हेल्थ बड़ा मुद्दा होता, और हेल्थ बड़ा मुद्दा होता तो फिर उस नाम पे वोट दिया जाता। आप पूरे बिहार में देख लीजिए, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। पूरे बिहार में आप देखेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल की ये दुर्दशा है, ये बदहाली है। क्योंकि सौरभ, मैं आपको बता सकता हूं कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में मैं एक समय रिपोर्टिंग करने गया था, क्योंकि वहां पे 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। वो सुबह सुबह उठते थे, मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी फेमस है, वो खाली पेट लीची खाते थे, पता नहीं उनके बॉडी में किस तरह का रिएक्शन होता था, और उसके बाद जब तक वो हॉस्पिटल आते थे तब तक उनकी मौत हो चुकी होती थी। सरकार ने ध्यान दिया, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ हेल्थ मिनिस्टर होते थे, और बिहार की सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया जब बहुत बवाल होने लगा। और वहां लोकली इसको कहते हैं चमकी बुखार, क्योंकि इस बुखार में चमकी आता है। पर ये बच्चे बच नहीं पाते थे, भीषण गर्मी में उन बच्चों की जान चली जाती थी। उस समय सरकार ने अनाउंसमेंट किया 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया जाएगा बच्चों के लिए। अगर सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो कितने बच्चों का वहां पर इलाज हो पाता है? जो वादा किया क्या वहां पर हो पाता है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप देखेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, शुरुआत के 8-9 साल उन्होंने भरपूर प्रयास किए, लेकिन उसके बाद फिर हेल्थ के लिए बहुत कुछ होता दिखता नहीं है। आप वहां पर देखेंगे मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, इस तरह का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद बचे हुए पैसों का किस तरीके से उसको खर्च किया जाता है, और जो खर्च होता भी है उसमें हेल्थ बहुत बड़े प्रायोरिटी पर नहीं दिखता है। और ये सिर्फ नीतीश ही नहीं है, उनसे पहले के कई सीएम नीतीश से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार ने तो थोड़ा बहुत प्रयास भी किया है, और शुरुआत के 7-8 सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की है। एम्बुलेंस सड़कों पर दिखता था, लेकिन अभी एम्बुलेंस बदहाली में दिखेगा, उसका रख रखाव चौपट हो चुका है। पहले तो एम्बुलेंस भी नहीं दिखता था। तो ये लोग जब बात करेंगे तो कहेंगे पहले क्या होता था, अभी देख लीजिए। पर पहले कब तक देखते रहे? और पहले नहीं होता था तभी तो इतने समय से मौका और दिया 20 जा रहा साल है। से आपकी सरकार है, लोगों की बदहाली आए दिन न्यूज में आता है कि पेशेंट का पैर जो है किसने कुतर दिया, तो चूहे ने कुतर दिया। सवाल यह है कि ये इतनी गंभीर समस्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स भी परेशान हैं, क्योंकि ओवरबर्डन्ड रहते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं, उन्हें इतनी दवाओं की जरूरत है, हॉस्पिटल्स में उतनी दवा होती नहीं है, खर्चे जितने होते हैं मेडिकल इलाज में, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम है, मारामारी ज़्यादा है, वेटिंग ज़्यादा है, इंसानी जानों की कीमत नज़र नहीं आती है, और इसीलिए लोगों में गुस्सा भी है। मनीष कश्यप जब खुद गए तो उन्हें दिखाई पड़ा तो समझ में आ गया कि वो जिस पार्टी में है वो तो सरकार में है। उनकी पिटाई हुई, पार्टी के कोई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अब वो जो इशारा कर रहे हैं उससे बहुत साफ है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जनसुराज जाएंगे। जी हाँ,
अब चर्चा है, क्योंकि जनसुराज के कुछ लोगों ने इंडिकेट किया है कि मनीष कश्यप जनसुराज में जाएंगे। कहीं भी जाएं मनीष कश्यप, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहेंगे कि भावनाओं में बढ़ करके और तुरंत माइक निकाल करके रिपोर्टिंग करने लगें तो बहुत कुछ नहीं होता है। हमने भी हेल्थ को लेकर के बहुत रिपोर्टिंग की और कई साल लग गए बहुत चीजों को ठीक करवाने में, क्योंकि हम ठीक करवाने वाले लोग होते नहीं हैं। हम न्यूज़ दिखाते हैं, सरकार की नज़र पड़ती है, आम लोगों की नज़र पड़ती है, एक माहौल बनता है, फिर सरकार दबाव में आती है और उसको ठीक करने के लिए मजबूर होती है। पर मनीष कश्यप की आवाज आई, उनको लगा बीजेपी साथ नहीं दे रहा है, उनका गुस्सा भड़क उठा। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो नाराज हैं। कल जो 11 साल की लड़की की मौत हुई उसको लेकर के मनीष कश्यप रोए भी हैं। वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। मामले के बारे में बताइए। 11 साल की बिटिया मुजफ्फरपुर की, रेप पीड़िता, आती है अस्पताल, उसका इलाज नहीं होता है, मौत हो जाती है, पॉलिटिक्स हो रही, पर मामला क्या है, उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, मामला मुजफ्फरपुर का मामला बेहद गंभीर मामला है और बेहद संजीदा मामला है। इसको किसी जाति, धर्म, मजहब से जोड़ करके देखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स का एक ऐसा पहलू होता है जिसमें अगर ये कह दिया जाए महादलित, अरे महादलित इंसान तो है ना, ये इस बात को समझिए। कांग्रेस ने इसको महादलित की बेटी के साथ ये घोर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तो सुरक्षा भी प्रदान नहीं किया गया और दूसरा उसका इलाज भी नहीं हो पाया। ये राहुल गांधी अपने एक्स प्लेटफॉर्म से सीधा सीधी एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनका फर्ज है, उनका धर्म है, उनको ये करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी बेटी के साथ या किसी के भी साथ अगर इस तरह की घटना हो रही हो और ये दुर्दांत घटना है और उसका समुचित इलाज नहीं मिल पाया हो, अगर वैसे पीएमसीएच कह रहा है कि हमने फौरन उसको इलाज दिया, हमने फौरन उसको ट्रीटमेंट दिया, उसकी स्थिति बड़ी खराब थी, कल उसने दम तोड़ दिया। अब 11 साल की बच्ची के साथ 27 साल का एक व्यक्ति बलात्कार करता है, वो उसका जानने वाला है, उसको नानी के घर ले जा रहा होता है और बीच में सुनसान जगह पर उसका बलात्कार करके उसका गला काट देता है और फिर उसकी स्थिति वही होती है जैसे निर्भया की हुई थी। तो सवाल यह है कि ये दुर्दांत घटना नहीं, विभत्स घटना नहीं तो और क्या है? लेकिन अब इसको पॉलिटिकली उठाया जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है। तो अब प्रशासन भी जग रहा है, वो कह रहा है कि हम स्पीडी ट्रायल में इसको डालेंगे और साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल में होगा तो जो आरोपी है उसको जमानत नहीं मिल पाएगा और सजा भी हम जल्द से जल्द कराएंगे। ये सारी बातें ठीक है। देखिए, क्राइम प्रूफ कोई समाज हो नहीं सकता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्राइम होता ही रहेगा। पर इस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हैं तो इसका सामाजिक पहलू भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है। पर सवाल उठाने लायक एक पॉइंट है, वो ये है कि अगर वो बच्ची इलाज से महरूम रह गई है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो ये बड़ा ही गंभीर मसला है कि आखिरकार उस हालत में आई हुई बच्ची जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, उसको समुचित इलाज क्यों नहीं मिल पाया और इस तरह की बच्चियों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने कर रखा है, ये भी एक गौर फरमाने वाली बात है। देखिए, जब कोई मसला पॉलिटिसाइज हो जाता है, मीडिया में आ जाता है, तो आनंद फानंद में कोई ना कोई उपाय किया जाता है, ये सच बात है। लेकिन जब आम लोग इस स्थिति में जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनको समुचित इलाज मिल पाता है? क्या इमरजेंसी में प्रॉपर केयर मिल पाता है? क्या अगर उनको प्रॉपर केयर मिल पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता तो उनकी जान बच सकती थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है इसका जवाब बेहतर हॉस्पिटल ही दे सकता है, उसके सुपरिटेंडेंट ही दे सकते हैं। मेरी जानकारी में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने यह कहा कि टाइमली सब कुछ दिया गया, पर यह अनफॉर्चुनेट केस था, हम बचा नहीं पाए क्योंकि बहुत बुरी अवस्था में उस बच्ची को लाया गया था। पर सही बात यह है
कि जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या इसकी लीपापोती की जा रही है, क्या समुचित इलाज मिल पाया है, उस बच्ची के परिजन क्या कह रहे हैं, ये सारे मसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है, जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, वो महादलित की बच्ची है। कांग्रेस पॉलिटिसाइज कर रही है, कांग्रेस जबरदस्त तरीके से इस मसले को उठा रही है। पॉलिटिसाइज करना भी गलत नहीं है, बशर्ते आम लोगों को इससे फायदा मिल सके। अगर आम लोगों को फायदा मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर मानूंगा कि चाहे मीडिया ने चाहे पॉलिटिशियंस ने इस मसले को उठाया है तो आगे लोगों को अब इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, आम लोगों को इलाज मिलेगी, बेहतर सुविधा बहाल किया जा सकेगा। इस बारे में सरकार कुछ सोचेगी। अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो मैं निश्चित तौर पर मानूंगा कि ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल इस घटना से पूरा समाज स्तब्ध है, लोग बड़े गुस्से में हैं। उस आरोपी के घर को गांव में जला दिया गया है। उस बच्ची का जब दाह संस्कार हुआ तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। पॉलिटिकली सरकार को बुरे तरीके से घेरा जा रहा है, कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी घेरा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल्स में सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया है। विपक्ष का ऐसा आरोप है। अब इस आरोपों में कितना दम है वो एक अलग मसला है, इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार अगर संजीदा होगी और संजीदे तरीके से देखेगी तो आगे किसी और के साथ इस तरह की घटना ना हो, और घटना अगर हो जाती है तो उसको तुरंत इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिल्कुल, अब सरकार तो घेरी जाएगी ही, सरकार का घेरा जाना बनता भी है, क्योंकि आरोप इस तरीके के हैं। पहले तो इस तरीके से विभत्स घटना होना, रेप हो जाना, उसके बाद अस्पताल में मतलब पहले लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, उसके बाद आप देखेंगे तो अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उसको मिल नहीं सकी जो ज़रूरी थी, तो स्वास्थ्य सेवाओं में फेलियर, तो दो बड़े फेलियर। सरकार तो घेरी ही जाएगी, सवाल तो उठते ही हैं, सवाल पूछे भी जा रहे हैं। जवाब कितना मिलता है और आगे, जैसे कि पंकज जी कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या चीज़ें ऐसी सुविधाएं बनती हैं कि आगे कल को किसी के साथ ऐसा ना हो, ये देखने वाली चीज़ें हैं। बाकी हम लगातार बिहार की राजनीतिक चर्चाएं ऐसे करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज बिहार में सबसे बड़ा मसला चिराग पासवान को लेकर चल रहा है कि भाई वो जनरल सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।